नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नितिन कॉलेज में स्वागत करता हूं। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में मैंने आपको 6 प्रकार के ओव्यूल्स में आपको बता चुका था और ओव्यूल्स में ही हमारे आगे मैंने आपको क्या कराया था, भ्रूणकोश। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है। अब देखिए, ये पूरा पढ़ने से पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेंगी कि एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार बताया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ओव्यूल्स के अंदर एक संरचना पाई जाती है, सर्कल टाइप। उस संरचना का नाम क्या होता है भाई, एम्ब्रियो सैक। क्या है हमारी ये एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं अभी, एंटीपोडल्स है। और ये 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सिनर्जिड सेल होती हैं। एक क्या होता है इसमें, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक, और एक क्या होता है इसमें, एग सेल। ठीक है, ये क्या है हमारे, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का क्या होता है, ये डायग्राम होता है। अब जब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर पराग नली या पोलन ट्यूब एंटर करती है किसी भी एंड से, चाहे वो ये इधर का एंड क्या कहलाता है, इसका चलाता एंड, और ये क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड। अब वो जो हमारी पोलन ट्यूब है, वो चाहे चलाता एंड से एंटर करे, चाहे वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे, चाहे वो मीजोगैमी या बीच में से इसके अंदर एंटर करे। अब वो जो हमारी पराग पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब, ठीक, यानी कि ये पोलन ट्यूब का विकास किससे होता है, पराग कण से होता है। और इस पोलन ट्यूब में ये अंदर की लेयर क्या कहलाती है भाई, इंटाइन, ये एक्साइन, और इस एक्साइन के ऊपर कुछ जनन जर्म पोर भी होते हैं। और इंटाइन लेयर से ही किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। इस पराग नली में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। और जब ये पराग नली इस एम्ब्रियो सैक के अंदर किसी भी एंड से एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद मैंने आपको बताया कि इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट्स तो फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और एक मेल गैमेट्स फ्यूजन किससे करता है, एग सेल से। ठीक है, अब जो मेल गैमेट्स एग सेल से फ्यूजन करता है, उससे किसका निर्माण होता है, उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, और एक मेल गैमेट्स फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो किसका निर्माण होता है अभी, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इट मीन्स भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मेल गैमेट्स है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूजन करने के बाद एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, एक संरचना का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस का निर्माण करता है। अब इसी प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस में विकास के दौरान किसका निर्माण होता है भाई, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब हम जानेंगे कि इस एंडोस्पर्म का या भ्रूणकोश का कार्य क्या होता है। अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें कि भाई इसका कार्य क्या होगा, ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इसकी डिटेल क्या होगी। अब देखिए, अगर हम जाने कि एंडोस्पर्म का निर्माण कब होता है, कि ये जो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस बताए हैं,
इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? कि एक मेल गैमेट्स तो फ्यूजन करता है एग सेल के साथ, और एक मेल गैमेट से फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि 2 बार निषेचन होता है। इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान एंडोस्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के बाद होता है। ये निषेचन के बाद बनता है, लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये निषेचन से पहले बनता है। ठीक है, अगर इसके कार्य के बारे में बात करें हम, किसके कार्य क्या होंगे? एक तो क्या होता है, एंडोस्पर्म में जो फूड मटेरियल होता है, किसी भी बीज का फूड मटेरियल किसके अंदर स्टोर रहता है? एंडोस्पर्म के अंदर। और यही जो एंडोस्पर्म क्या करता है? बीज को क्या करता है? ये अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, और बीज को विकास उसका विकसित करने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि इसकी उपस्थिति के आधार पर एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं हमारे पेड़ पौधे में। अब ये 3 प्रकार के एंडोस्पर्म हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है हमारा भाई केंद्रकीय, केंद्रकीय भ्रूणकोश। एक होता है कोशिकीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश। और एक होता है हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणकोश। ठीक है, अब इसकी स्थिति के आधार पर ये जो हमारा एंडोस्पर्म है ये 3 प्रकार का होता है: केंद्रकीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश और हेलोबियल भ्रूणकोश। इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसको सेल्यूलर, और इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं। अब देखिए हम इसके बारे में बात करें हम कि ये क्या होता है। ये सबसे सामान्य प्रकार का क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। क्या होता है ये? सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश होता है, और ये पोलीपिटेली वर्ग के पौधों में पाया जाता है। पोलीपिटेली वर्ग के जितने भी पौधे हैं उनमें किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है भाई? केंद्रकीय भ्रूणकोश। और पोलीपिटेली वर्ग के पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे कैप्सेला, गेहूं, मक्का। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम बनाएं, अब देखिए इस प्रकार के भ्रूणकोश में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है बार बार। यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रकीय भ्रूणकोश, यानी कि इसके केंद्रक में बार बार विभाजन से किसका निर्माण होता है? केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब देखिए एक सामान्य भ्रूणकोश में कौन कौन से क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? एक तो होता है एम्ब्रियो, और बीच में क्या होता है? ये न्यूक्लियस। क्योंकि कोई सी भी कोशिका है उसका अपना एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय भ्रूणकोश। अब इसमें क्या होता है कि इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो इसका जो केंद्रक में बार बार विभाजन होगा तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे। ये हमारा एड्रेस रहेगा एम्ब्रियो, यानी कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये इसमें केंद्रकों की क्या हो जाएगी? भरमार हो जाएगी। एट लास्ट क्या होगा? ये जो केंद्रक होते हैं इसके, ये केंद्रक इसकी परिधि की ओर क्या हो जाएंगे? विन्यासित हो जाएंगे परिधि की ओर। अब ये परिधि है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। और बीच में एक केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण हो जाता है।
तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं भाई, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और ये जो सेंट्रल वैक्यूल्स है ये भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, पॉलीपेटली वर्ग के जितने भी पौधे हैं उनमें किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है भाई, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस एंडोस्पर्म भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखिए इसमें नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ये कोशिकीय भ्रूणपोष है। इट मीन्स, कहने की बात ये है इसमें कि इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका होता है भाई, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन पहले केंद्रीय विभाजन, भ्रूणपोष का विभाजन होगा। देखिए जैसे इसका हम डायग्राम बनाए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। अब पहले क्या होगा इसमें, इस प्रकार के भ्रूणपोष में पहले केंद्रक का विभाजन होता है। किसका होता है भाई, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक का विभाजन होता है, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं और बीच में क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसमें भित्ति का निर्माण नहीं हुआ तो उसमें सेंट्रल वैक्यूल्स का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसमें विभाजन होता है। एटलीस्ट के बाद में क्या होता है कि पहले ये 2 सेल स्टेज होती है, ठीक है, बाद में क्या हो जाता है ये 4 सेल स्टेज, और एट लास्ट क्या हो जाता है भाई, ये मल्टी सेल्यूलर हो जाता है। मल्टी सेल्यूलर मतलब इसमें कई सारे कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। मल्टी सेल्यूलर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोशिकीय भ्रूणपोष में पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और इस प्रकार का भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, धतूरा, गैमोपिटेली वर्ग के जितने भी पौधे हैं, धतूरा हो गया, ठीक है, पिटोनिया होगा, पिटोनिया पौधा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष इसमें पाया जाता है, धतूरे में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हेलोबियल, जो हमारा एंडोस्पर्म है। ये भी हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, हेलोबियल एंडोस्पर्म या हेलोबियल भ्रूणपोष। अब इसकी एक विशेषता होती है कि ये इन दोनों का क्या होता है, ये मिक्स होता है। और ये लगभग 19% जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे हैं, आवर्तबीजी चाहे हमारे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, मैक्सिमम ये एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और लगभग 19% आवर्तबीजी पौधों में इस प्रकार का हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष है, एक सामान्य भ्रूणपोष बनाते हैं पहले, ठीक है, मैंने आपको बताया ये सामान्य भ्रूणपोष है, ये इसके अंदर का अपना क्या है, ये साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सब पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष का, या ये कहेंगे कि इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होने के बाद, केंद्रक का विभाजन होने के बाद इसमें एक कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक नीचे और एक केंद्रक ऊपर, ये क्या होता है हमारा एम्ब्रियो या जाइगोट भी हम इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, ये होने के बाद क्या होता है, इसके जो दोनों हिस्से हैं, एक ये अपेक्स पार्ट होता है इसका और ये लोअर। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे आप इसको माइक्रोपाइलैंड बनाए चाहे इसको चलाजैंड बनाए। ये ऊपर का क्या हो गया हमारा, ये माइक्रोपाइलैंड होता है इसमें, और ये क्या होता है, चलाजैंड। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेल्स के अंदर दो केंद्रक हैं, एक नीचे और एक ऊपर। इनमें क्या होगा, बार बार विभाजन होगा। बार बार विभाजन होने से क्या क्या होगा, इसकी दोनों कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या या केंद्रक की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कि ये जो हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष है, ये दोनों
भ्रूणपोष का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है या मिश्रित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, फिर इन दोनों कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक हैं इनमें क्या होता है, फिर इनमें विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष हमारे किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है, एक पौधा होता है हमारे एरीमुरस। एरीमुरस, अगर इसका एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो एरीमुरस, एरीमुरस पौधे में हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब देखिए, मैंने आज आपको क्या बताया, एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। अब हम जानेंगे इस एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के बीज हमारे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब देखिए, दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं, एक तो होता है हमारा भ्रूणपोषीय बीज। क्या होता है हमारा, भ्रूणपोषीय बीज। अभी देखेंगे आपको, मैंने आपको कहा था कि भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो हमारे बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास भ्रूणपोषीय बीज, भ्रूणपोषीय बीज, इनकी विशेषता क्या है। अब देखिए, भ्रूणपोषीय बीज आपको यहां दिख रहा होगा कि इन बीजों में भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, भ्रूणपोषीय बीज, यानी कि इस प्रकार के बीजों में भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है जब तक बीज का अंकुरण नहीं होता। क्या कहा मैंने कि इस प्रकार के बीज में भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक बना रहता है। ठीक है, और इस प्रकार के बीज के जो कोटिलेडन्स होते हैं, जो बीज पत्र होते हैं, वो पतले होते हैं, और इस प्रकार के बीज का जो भोजन स्टोर करने का जो काम होता है वो भ्रूणपोष का होता है। और वो भोजन किस रूप में स्टोर रहता है, वो मंड की फॉर्म में क्या रहता है, वो स्टोर रहता है। जैसे हमारे बीज होते हैं, अरंडी का होता है बीज हमारा, गेहूं, मक्का इत्यादि। ठीक है, मैंने क्या बता दी। अब अगर आप एग्जाम्पल में आए, पेपर में आ जाता है कि भ्रूणपोषीय बीज का नाम बताइए, ये मैंने एग्जाम्पल बताई है, और भी होते हैं, अरंडी है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या होते हैं, भ्रूणपोषीय बीज होते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूण अंकुरण के समय तक बना रहता है। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के बीज में जो भोजन जो संग्रहित होता है, जो संचय करता है भोजन का, वो भ्रूणपोष में होता है, न कि बीज पत्र में होता। ठीक है, एक दूसरी बात मैंने आपको बताई, अभ्रूणीय बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, चना, मटर, सेब, ये क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं इनमें। अब देखिए, इसमें इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक बना रहता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें भोजन का जो संचय होता है वो भ्रूणपोष में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भोजन का जो स्टोर होता है, जो संग्रह होता है, वो बीज पत्र में होता है। और बीज पत्र क्या होता है, इसका मोटा होता है, क्यों, क्योंकि ये भोजन का संचय करता है। इसी कारण क्या होता है, ये बीज पत्र इसका थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इसका क्या होता है, पतला होता है। तो इस प्रकार के बीज को क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स उनको बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।